तो कहानी की शुरुआत में हम एक हाई स्कूल की स्टूडेंट को देखते हैं जो एक कमरे की दीवार पर अपना नाम और जन्मदिन की तारीख लिख रही थी। इसके बाद वह अपने फोन में वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह रोते हुए कहती है कि अगर अपना नाम और जन्मदिन लिखकर कोई इच्छा मांगो तो वो पूरी हो जाती है। यहाँ पर वह कहती है कि मेरी इच्छा है कि तुम सब लोग मर जाओ। यह लड़की कोई मजाक नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत ही दुखी मन से उसने यह इच्छा मांगी थी। इसके बाद उसने अपने ही हाथों से अपना गला बड़ी बेरहमी से काट लिया। आखिर ये लड़की है कौन और उसने इतना खतरनाक फैसला क्यों उठाया, हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम कई साल बाद का सीन देखते हैं जहां पर यह सेया नाम की लड़की हर रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। सेया एक बहुत ही होनहार एथलीट है जो अपनी आंटी के साथ रहती है क्योंकि उसके माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। उसी के ऊपर वाले फ्लोर में एक खोनू नाम का लड़का रहता है जो उसी की क्लास में है और वह उसका बॉयफ्रेंड भी है, इसीलिए वह दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। रास्ते में उनके दोस्त मिलते हैं जिसमें से यह है नारी जो बहुत अमीर है और वह खोनू को पसंद करती है लेकिन उसे बोल नहीं पाती। दूसरा है चोई जो पढ़ाई में बहुत पीछे रहता है और बचकानी हरकतें करता है, इसीलिए नारी उसे पसंद नहीं करती। लेकिन बाकी के लोग उसे अपना छोटा भाई मानते हैं। स्कूल में उसका एक और खास दोस्त है जिसका नाम है हाजून और वह एक टेक जीनियस है, इसीलिए चोई ने उसे कहा कि यार मेरा लैपटॉप खराब हो गया है तो इसे सही करके देगा। तभी टीचर क्लास में आकर अनाउंस करते हैं कि टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और टॉप 2 स्टूडेंट हमारी ही क्लास के हैं। पहला तो हमेशा की तरह हाजून होता है, इसलिए सब लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। दूसरा खुद चोई था। उसका नाम जानकर सारे बच्चे बहुत हैरान हुए और चोई खुद भी बहुत हैरान था क्योंकि वह हमेशा से क्लास में लास्ट आता था और इस बार तो उसने कमाल कर दिया। इसीलिए लंच के दौरान उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि सच सच बता, तूने एग्जाम में चीटिंग की है ना। तब वो उन्हें एक गिरिगो ऐप के बारे में बताता है। वह कहता है कि यह ऐप इच्छाएं पूरी करता है। सब लोग उसकी इस बकवास पर भरोसा नहीं करते, लेकिन खोनू फिर भी इस ऐप को प्ले स्टोर पर ढूंढने लगा। तब चोई ने बताया कि यह ऐप वहां नहीं मिलेगी, तब वह सबको लिंक भेजता है। खोनू एक्साइटमेंट में उस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और इंस्टॉल होते ही फोन का सेल्फी कैमरा ऑन हो गया। तब चोई ने बताया कि एक पेज पर अपना नाम और बर्थ डेट लिखकर अपनी इच्छा इसमें रिकॉर्ड करो और कुछ देर के बाद वह इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने इसी पर टॉप करने की इच्छा मांगी थी। चोई की हरकतें पहले से ही खराब थीं और उसकी यह बात सुनकर तो वह सभी लोग उस पर हंसकर वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही चोई के फोन पर एक टाइमर शुरू हो गया। उसने सोचा कि शायद यह अगली इच्छा मांगने का टाइमर है। अब कुछ ही दिनों में चोई का बर्थडे आने वाला था, इसलिए सब लोग उसे सरप्राइज देने के लिए प्लान बना रहे थे। लेकिन नारी को उसके जन्मदिन की जरा सी भी एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि वह तो सेया से कहती है कि वह एक गधा है, तुम लोग उसकी इतनी हरकतें बर्दाश्त क्यों करते हो। वह उसकी बुराई कर ही रही थी कि तभी चोई वहां पर आ गया। तब उसने चोई से झूठ बोल दिया कि हम तो तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें सरप्राइज देने के बारे में बात कर रहे थे। ये सुनकर चोई बहुत खुश हो गया। खैर, इसके बाद हम सेया को देखते हैं जो अपनी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। वो एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, इसलिए बहुत अच्छी जंप लगाती है, लेकिन खोनू भागते वक्त गिर पड़ता है। तब कोच उससे कहती है कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, वरना मैं तुम्हें टीम से निकाल दूंगी। तब सेया उसे अपनी बातों से मोटिवेट करती है। फिर शाम को कोच सेया को बताती है कि उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है, इसीलिए अब उसे वीकेंड में स्पेशल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। सेया भी कहती है कि वह अपनी पूरी जान लगा देगी। इधर स्कूल में शाम की पढ़ाई के दौरान चोई को सेया का फोन आया जिसमें वह अपने बाकी दोस्त से बात कर रही थी कि हमें उस गधे चोई के बर्थडे में नहीं जाना चाहिए, उस बेवकूफ के बर्थडे में जाकर हमें अपना समय नहीं खराब करना चाहिए। चोई को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने तुरंत फोन काट दिया, लेकिन फिर उसने कंफर्म करने के लिए दोबारा उसे फोन किया, लेकिन सेया का फोन उसके लॉकर में था और वह तो प्रैक्टिस कर रही थी। असल में ये फोन सेया ने किया ही नहीं था। शाम को सेया खोनू से मिलकर उसे बताती है कि उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है। इस खुशी में ये दोनों सेया के घर पर चिकन पार्टी करने लगे। तभी सेया ने देखा कि चोई ने उसे बहुत सारे फोन किए थे। तब वो उसे फोन करके पूछती है कि क्या तूने मुझे फोन किया था। तो वह बड़ी दुखी आवाज से बोलता है कि तूने पहले कॉल किया था और क्या तू मेरे बर्थडे पर नहीं आ रही। सेया ने कहा हाँ, क्योंकि मेरी स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। ये सुनते ही चोई ने फोन काट दिया। तब सेया सोचने लगी कि इसे कैसे पता चला कि मैं उसके बर्थडे पर नहीं आ रही। तब खोनू एक पेपर पर अपना नाम और बर्थ डेट लिखकर उस ऐप में इच्छा मांगने लगा कि मेरी सेया की इस हफ्ते की ट्रेनिंग कैंसिल हो जाए, यही मेरी इच्छा है। ये लोग ये सब मजाक में ऐसा कर रहे थे। फिर अगले दिन यह दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं तो रास्ते में आज उन्हें उनका कोई भी दोस्त नहीं मिला, ना तो नारी और ना ही चोई। स्कूल में पहुंचकर सेया देखती है कि चोई अपनी सीट पर सर नीचे रखकर लेटा है और अपने फोन को कस के पकड़े हुए हैं और एक कोने में बहुत ही डरावनी शक्ल बनाकर देख रहा है। तभी उसके फोन में जो टाइमर था उसमें सिर्फ 3 मिनट ही बचे थे।
अचानक उसके शरीर में कुछ बेहद डरावनी चीज होने लगी और उसका शरीर अपने आप अकड़ने लगा। उसने एक ब्लेड निकाला और अपने आप को मारने की कोशिश करने लगा। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी पर चिल्ला रहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वह चीज और किसी को नहीं दिख रही थी। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ, चोई ने अपने ही हाथों से अपना गला काट लिया। सेया ने उसके खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ हमें यह पता चलता है कि इच्छा मांगने के बाद एक टाइमर शुरू होता है और टाइमर जैसे खत्म होता है, इच्छा मांगने वाला इंसान मर जाता है। इसी बीच सेया को अपने पुराने दिन याद आते हैं जब उसके माँ बाप मरे थे और वह इस स्कूल में ट्रांसफर हुई थी। तब सारे बच्चे उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे थे। तब क्लास के 4 बच्चे आकर उसकी मदद करते हैं और उसे अच्छा महसूस करवाते हैं। यही बच्चे आगे चलकर उसके खास दोस्त बनते हैं और उनमें से एक आज सिया के सामने ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपने अच्छे दोस्त के मरने का दुख सभी लोगों के चेहरे पर साफ दिख रहा था। खोनू तो जोर जोर से रोने लगा। सिया जब अपनी कोच से मिलती है तो वह उसे समझाती है कि तुम्हें अपने आप को संभालना होगा, तुम घर जाकर सिर्फ आराम करो, तुम्हें अपनी ट्रेनिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब सिया को याद आया, ट्रेनिंग कैंसिल करने की इच्छा तो खोनू ने मांगी थी, मतलब वो अब पूरी हो गई। इसलिए वो बहुत डर जाती है और कोच से कहती है कि आप ट्रेनिंग कैंसिल मत करिए, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी वहां पर एक बड़ा सा लोहे का टुकड़ा छत से नीचे गिरा और वह दोनों बाल बाल बच गए। इधर खोनू के फोन पर नोटिफिकेशन आया कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। सिया तुरंत उसके पास भागती हुई आई और पूछती है कि तुम्हारे फोन पर कोई टाइमर तो नहीं आया ना। लेकिन उसने देखा कि खोनू के फोन में 24 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। अब जिस ऐप पर उन्हें पहले भरोसा नहीं हो रहा था, अब उस पर उन्हें भरोसा हो गया। हाजून टाइमर को बंद करने के लिए फोन की सिम निकालकर उसे रिसेट करता है। उन्हें लगता है कि किसी ने फोन हैक करके ये सब किया है, पर सेया कहती है कि कोई फोन हैक करके जान कैसे ले सकता है। वहां नारी को अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐप की वजह से चोई मर गया, इसीलिए वह तो सेया से ही लड़ने लगी। सेया उसे शांत करवाती है और कहती है कि हम सब बहुत डरे हुए, मैंने अपने माँ बाप को खो दिया और अब एक दोस्त भी, मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। हाजून ने जब फोन स्टार्ट किया तो ऐप डिलीट नहीं हुआ था और वह टाइमर भी नहीं रुका। खोनू ने कहा कि हम इस फोन को ही तोड़ क्यों नहीं देते। हाजून ने कहा कि शायद इससे भी कुछ नहीं होगा, मुझे इस ऐप का टेक्निकल बैकग्राउंड जानना होगा। तब सेया ने कहा कि हम सब शाम को मेरे घर पर मिलते हैं। फिर जब खोनू अपने घर पर आराम कर रहा था तो उसे सेया का फोन आता है, जिसमें वह खोनू के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कर रही थी। तब वह तुरंत भागकर सेया के घर गया। उसने सेया को बताया कि देखो, फोन पर तुम्हारी आवाज में कोई बात कर रहा है। लेकिन तब तक फोन कट गया। वह अपना फोन फ्रिज में रखकर कहता है कि मेरा फोन हैक हो गया है, कोई तुम्हारी आवाज में बात कर रहा था। मैं जानता हूँ वो तुम नहीं हो सकती, क्योंकि तुम वो सब नहीं कह सकती हो। तब सेया को याद आया कि वह चोई का गिफ्ट लेकर उसके घर माफी मांगने गई थी, यह बताने कि वह उसके बर्थडे पर नहीं आ पाएगी। तब चोई ने भी उसे बताया था कि उसके साथ कुछ अजीब हुआ था। फोन पर कोई उसकी आवाज में बात कर रहा था, लेकिन वह सेया नहीं थी। इसके बाद सब लोग उसके घर पर आते हैं। हाजून खोनू के फोन को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके उसके सारे डेटा को पूरी तरह डिलीट कर देता है, जिसमें कुछ समय लग रहा था और उन्हें लगा कि अब यह टाइमर बंद हो जाएगा। लेकिन तभी खोनू की आंख में जलन होने लगी और वह अपने ही हाथों से अपनी आंख को बहुत बुरी तरह से खुजाने लगा, जिससे उसकी आंख बुरी तरह लाल हो गई। तभी उसने वहां किसी चीज को देखा और डर के मारे कांपने लगा और उसकी तरफ इशारा करके सबको बताने लगा। पता नहीं क्यों नारी उधर देखकर अचानक डर गई। तब अचानक खोनू का हाथ अकड़ने लगा और अपने आप ही उसकी आंखों की तरफ आने लगा। खोनू को एक आत्मा दिखती है जो और किसी को नहीं दिख रही थी। देखते ही देखते खोनू की हालत बहुत खराब होने लगी। उसके आंख और मुंह से खून आने लगा। वो आत्मा उस पर हावी हो रही थी। सिया तुरंत एम्बुलेंस को फोन करके बुलाती है। हाजून उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन अब खोनू उस आत्मा के कब्जे में था। उसने पहले सिया को छांटा मारा और फिर हाजून को गले से पकड़कर टांग दिया। नारी दूर रहकर उसका वीडियो बना रही थी। वह हाजून को मारने ही वाला था कि तभी सिया ने पीछे से लैपटॉप उठाकर उसके सर पर पटक दिया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां सिया को पता चला कि खोनू को होश नहीं आ रहा है, तो उसे लगा कि यह उसके लैपटॉप मारने की वजह से हुआ है। उस अस्पताल में सिया की आंटी डॉक्टर थी। वो उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं खोनू का ध्यान रखूंगी। इसके बाद नारी सिया से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए, मैं तुम्हारे घर जाकर ले आऊं। सिया ने कहा कि मेरी आंटी पहले ही सब ले आई, लेकिन तुम्हारा बैग मेरे घर पर है, मेरा घर का पासवर्ड, मेरा बर्थ डेट है, जब मर्जी जाकर ले लेना। इधर हाजून उस ऐप के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी बहन का फोन आता है, जो उसे बताती है कि तुम लोगों ने एक आत्मा को जगा दिया है। असल में हाजून की बहन एक सामन है, जिसे एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ है। उन्होंने बताया कि यह एक तरह का श्राप है और उस ऐप के जरिए यह श्राप फैल रहा है।
वह हाजून की मदद करने के लिए उसे अपने पास बुलाती है क्योंकि वह खुद कहीं भी नहीं जा सकती। इधर हॉस्पिटल में खोनू की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए सेया ने वो ग्रिगो ऐप इंस्टॉल किया और इच्छा मांगी कि खोनू पहले जैसा ठीक हो जाए। मेरी यही इच्छा है। हाजून उसे रोकने के लिए अस्पताल पहुंचता है क्योंकि उसकी बहन ने उसे इसके बारे में पहले वार्निंग देकर बताया था, लेकिन तब तक उसने अपनी इच्छा मांग ली। सेया ने उससे कहा कि जो भी इच्छा मांगता है उसे एक अदृश्य शक्ति दिखती है। वो चीज स्कूल में थी और वही मेरे घर पर भी, इसीलिए मेरा उस शक्ति को देखना जरूरी है, तभी पता चलेगा कि यह क्या चीज है। तभी खोनू को होश आ गया और उसकी हालत सही हो गई और वहीं सेया के फोन में 24 घंटे का टाइमर शुरू हो गया। फिर हाजून ने कहा कि हमें इसी वक्त मेरी बहन के पास जाना होगा, वहीं हमें बचा सकती हैं। सेया पूछती है, तुमने तो कहा था वह विदेश में रहती है। हाजून ने बताया कि नहीं, मुझे उनके बारे में बताने में शर्म आती थी क्योंकि वह एक अच्छी खासी जॉब छोड़कर एक सामन यानी तांत्रिक बन गई है। इसके बाद यह दोनों हाजून की बहन के घर जाने लगे जो कि एक घने जंगल के बीच में था जहां कोई रोड नहीं जाती थी। जब वह घर के बाहर पहुंचते हैं तब हाजून सेया को बताता है कि इस घर की एक आदमी रखवाली करता है जो मुझे कभी मेरी बहन से मिलने नहीं देता, न ही वह उन्हें बाहर आने देता है। कहता है कि अगर वह यहाँ से बाहर गई तो मेरी बहन मर जाएगी। तभी यह आदमी गेट खोलता है जिसका नाम किम है। वह हाजून को देखते ही उसे साले साहब कहकर बुलाने लगा, जो हाजून को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जैसे ही उन्हें अंदर ले जाता है, सेया को खोनू का फोन आता है। वह कहता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, तुम कहाँ चली गई, मुझे बताओ, मैं वहां आ जाता हूँ। वह उसे बताने ही वाली थी कि तभी वहां हाजून की बहन सोही ने आकर उसे चिल्लाकर कहा कि उसे जवाब मत देना। असल में वह वही आत्मा थी जो सेया पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसका पूरा शरीर अकड़ गया और देखते देखते वो पूरी तरह उसके कब्जे में चली गई। लेकिन सोही ने उसे जैसे तैसे संभाला और उसे उस आत्मा के कब्जे से बाहर निकालने के लिए तुरंत तैयारी शुरू करती है। उसने हाजून को एक कमरे में बिठाया और कहा, जब तक किम बाहर आने को ना कहे तुम बाहर मत आना। इसके बाद वह भूत भगाने की प्रक्रिया शुरू करती है, जिसमें वह एक धागे से सेया का हाथ अपने हाथ से बांधती है और अपने तंत्र मंत्र से वह दोनों उस आत्मा की दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां अचानक सेया की आंखें खुलती हैं और वहां पर सोही आकर उससे कहती है कि डरो मत, ये मैं हूं। तुम इस वक्त उस आत्मा की शापित दुनिया में हो। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हें मेरे साथ 3 दरवाजे पार करने होंगे। इसके बाद किम पहला दरवाजा शुरू करने के लिए एक अगरबत्ती जलाता है, जिससे वहां तेज हवाएं चलने लगीं। तब उसने अपनी एक पवित्र चाकू से वहां आसपास एक लाइन बना दी, जिससे हवाएं शांत हो गईं। उस दुनिया में सोही सेया से कहती है कि दरवाजे के अंदर जाने के बाद तुम पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुमने ऐसा किया तो वो चीज भी मुझे देख लेगी और मेरे बनाए दरवाजे गायब हो जाएंगे। तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने तुम्हारी कलाई पर एक धागा बांधा है, लेकिन फिर भी यह काम तुम्हें अकेले करना होगा, जो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसके बाद वह पहले दरवाजे के अंदर जाती है, जो उसे उसके स्कूल में लेकर जाता है, जहां उसके सिवा कोई और नहीं था। वो टॉर्च जलाकर उस अंधेरे स्कूल में आगे बढ़ती है और इस बात का खास ध्यान रखती है कि वह पीछे मुड़कर ना देखें। तभी उसे चोई दिखता है जो खून में सना हुआ था और सेया के सामने बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जैसा कि उस दिन स्कूल में हुआ था। इसका मतलब था कि वह आत्मा चोई से वह सब करवा रही थी जब चोई ने खुद को मारा था। लेकिन यहाँ पर चोई सेया से बार बार एक ही बात कह रहा था कि मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सेया डर के मारे सामने की खिड़की खोलती है तो हर फ्लोर पर सिर्फ वही दिख रही थी, मतलब वह यहाँ से भाग नहीं सकती। तभी चोई उसके सामने आकर अपना गला काटने लगा, लेकिन सेया समझ जाती है कि ये चोई नहीं है, बल्कि वह आत्मा उसे डराना चाहती है। तब वह अपने डर पर काबू पाकर वहां से भागती है और सब गायब हो जाता है और उसे दूसरा रास्ता भी मिल जाता है। इसके बाद किम दूसरे रास्ते के लिए अगरबत्ती और जलाता है। इस बार सेया एक रोड पर पहुंचती जहां पर एक कार का एक्सीडेंट हुआ था। पास जाकर उसे पता चला कि यह तो उसके पापा की कार है। असल में जब सेया एक दिन अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रही थी तो उनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके माँ बाप मर गए, पर वह बच गई थी। वहां अपने पेरेंट्स की इतनी भयानक डेड बॉडी देखकर सेया जोर जोर से रोने लगी, लेकिन वह जानती थी ये उसे डराने की कोशिश हो रही है, इसलिए वह चलने लगी। लेकिन उसकी माँ ने उसका पैर पकड़कर उसे रुकने के लिए कहा। वह अपनी बेटी से प्यार भरी बातें करने लगी। सोही उसे कह रही थी कि आगे बढ़ो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, गेट बंद होने वाला है। इधर किम सोही से कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बाहर खींच रहा हूँ। पर सोही ने कहा कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं अपना मास्क उतार कर उसकी मदद करूंगी। असल में वह मास्क उतारने पर सोही खुद भी उस दुनिया में कैद हो जाती अगर वह ऐसा करती। लेकिन सेया उसकी बात सुनती है और अपनी माँ पर ध्यान न देते हुए गेट की तरफ भागती है। जैसे ही वह उस गेट में जाती है, उसकी अचानक से आंखें खुलती हैं
और उसके सामने किम और हाजून बैठे हुए थे। वो दोनों कहते कि भगवान का शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गई। सेया सोचने लगी कि क्या वह सच में बचकर वापस आ गई। तभी उसे सोही की आवाज सुनाई थी जिसने बताया कि यही तीसरी जगह है जिसे तुम्हें पार करना है। ये दोनों कहते हैं कि वह आत्मा तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई है। क्या वह तुम्हारे पीछे है? देखकर बताओ। सोही ने कहा, उनकी बातों में मत आओ, मैं भी वहां पर नहीं हूँ और पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन वह दोनों जिस तरह से बातें कर रहे थे बिल्कुल असली लग रहे थे। वह कहते हैं कि अब तुम्हें पीछे देखना होगा वरना सोही की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए सेया समझ नहीं पा रही थी कि यह असली है या नकली। तभी हाजून के साथ भी वैसा ही होने लगा जैसा खोनू के साथ हुआ था। सेया सोचती है कि तुम भी उस शक्ति को कैसे देख पा रहे हो। तब हाजून ने कहा कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने भी इच्छा मांगी थी। अब सेया उसे बचाने के लिए मजबूरी में पीछे देख लेती है और तब उस आत्मा ने सोही को ढूंढ लिया और उसके हाथ पर बंधा वह धागा टूट गया जिससे सोही के मुंह से खून आने लगा। इसलिए किम ने तुरंत तीसरा दरवाजा खोला जिसमें सेया एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई जहां चारों तरफ खून भरा हुआ था। वह जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है वहां चारों तरफ ऊपर से खून में सनी हुई लाशें लटकने लगी। तभी अचानक उसके नाक से खून निकलने लगा क्योंकि उसके हाथ पर बंधा धागा अब उस आत्मा से जुड़ गया था। तभी सोही ने सही वक्त पर आकर वह धागा तोड़कर उसे होश में लाया और उसे अपने साथ लेकर गेट की तरफ भागती। तभी उस आत्मा ने उन पर हमला किया लेकिन सोही ने उसे बचाया और गेट पार करके असली दुनिया में वापस आ गई जिससे कि वह टाइमर रुक गया। सोही ने बताया कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है, बस वह धागा टूटा है जो उस दुनिया से जुड़ा था। सब कुछ ठीक करने के लिए हमें उस श्राप को खत्म करना होगा। फिर सोही ने अपने हाथ पर लगी चोट को सही करने के लिए अपनी शक्तियां इस्तेमाल की, जहां एक सफेद सांप उसकी चोट को आकर ठीक कर देता है। इधर हॉस्पिटल में नारी आती है जहां डॉक्टर उसे बताती है कि खोनू की हालत ठीक है, तुम चाहो तो जाकर उससे मिल सकती हो। तब वह खोनू को वही वीडियो दिखाती है जो उसने बनाया था जब खोनू के ऊपर वह आत्मा आई थी। इधर सोही सबको बताती है कि यह ऐप एक श्रापित आत्मा की करतूत है जिसके अंदर बदले की भावना भरी है और हमें इसे खत्म करने के लिए उसे चीज को खत्म करना होगा जिससे यह श्राप शुरू हुआ। वह बताती है कि आखिरी दरवाजा पार करते वक्त तुम्हें वह फोन याद है जिससे तुम्हारा धागा जुड़ा हुआ था। तुम्हें उसे ढूंढकर यहाँ लाना होगा और ये काम तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम ही उस दुनिया से जुड़ी हो। खैर, इस रात जब सेया सो रही थी तो उसके ऊपर खून की बारिश होने लगी। सेया तुरंत डर के मारे उठकर बैठ गई और उसके सामने एक स्कूल की स्टूडेंट खड़ी थी जिसका गला कटा हुआ था। वह चुड़ैल धीरे धीरे सेया की तरफ बढ़ती है और पीछे की ओर इशारा करती है। वह जैसे ही पीछे देखती है एक दूसरी लड़की उसे मारने की कोशिश करती है। तभी अचानक सेया की आंखें खुल जाती हैं और वह अपने आप को एक बेड पर लेटा हुआ पाती है जहां सोही उसके सामने बैठी थी। मतलब ये उसका एक सपना था लेकिन वह हकीकत भी थी। सेया ने उसे बताया कि एक लड़की की आत्मा उसके सामने थी और एक उसके पीछे, जिसे देखकर वह बहुत डर गई थी। तब सोही समझ गई कि इस श्राप के पीछे दो आत्माएं हैं। इसके बाद सेया, किम और हाजून के साथ सच पता लगाने के लिए जा रही होती है। तब सोही उसके हाथ पर एक धागा बांधती है और कहती है, जब तक यह तुम्हारे हाथ में है तुम सुरक्षित हो, लेकिन यह टूट गया तो तुम्हें तुरंत वापस आना होगा। किम उसे भरोसा दिलाता है कि मेरे होते हुए बच्चों को कुछ नहीं होगा। असल में सोही उस घर से बाहर नहीं जा सकती थी। उसके बारे में किम को ही पता था, लेकिन वह बच्चों को इसके बारे में नहीं बताता कि ऐसा क्यों है। लेकिन वह हाजून से वादा करता है कि उसकी बहन को बाहर निकालने के लिए उसे जो करना पड़ेगा वह करेगा। खैर, इसके बाद वह सच का पता लगाने की शुरुआत चोई के लैपटॉप से करते हैं कि शायद उससे उन्हें ऐप के बारे में कुछ पता चल जाए कि चोई को इस ऐप के बारे में कहाँ से पता चला था। तब उन्हें पता चलता है कि चोई एग्जाम से एक दिन पहले डिस्कार्ड ऐप पर ज्यादा एक्टिव था, जो एक सोशल इंटरेक्शन करने वाला ऐप है। तभी उस पर एक अनजान लड़के का फोन आता है। हाजून जब वह फोन उठाता है तो वह लड़का चोई पर चिल्लाने लगा कि वह इतने दिन से कहाँ गायब था। तब हाजून ने माइक बंद करके चोई बनकर मैसेज किया कि मैं अपनी पढ़ाई में बिजी था। तो वह लड़का कहता है कि यहाँ सब लोग बातें कर रहे हैं कि तू मर गया है। वह कहता है कि तूने जो चीज लाने के लिए बोला था वह मिल गई है। हम 1 घंटे में अपनी पुरानी वाली जगह पर मिलते हैं, ठीक है? ये कहकर उसने फोन काट दिया। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए कि वह पुरानी वाली जगह कहाँ है। तब हाजून उसके गूगल अकाउंट से उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है जहां चोई सबसे ज्यादा बार जाता था। इधर हॉस्पिटल में खोनू पूरी तरह ठीक हो गया था, इसलिए वह वहां से सीधा सेया के घर गया। लेकिन वहां पर नारी पहले से मौजूद थी। वह कहती है कि मैं तो बस सेया की जरूरत का सामान लेने आई थी, लेकिन वह काफी डरी हुई लग रही थी। वहां पर खोनू अपना फोन ढूंढने लगता है, लेकिन पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसका फोन नहीं मिलता। असल में उस दिन जब सेया ने नारी को उसके घर का पासवर्ड बताया था, तब उस रात नारी उसके घर में आकर खोनू का फोन ले गई थी
आखिर वह क्या छुपा रही है, यह हमें कुछ देर बाद पता चलेगा। खैर, जब उसका फोन नहीं मिलता तो वह नारी के फोन में उस दिन की वीडियो फिर से देखने लगा कि शायद उसका फोन कहीं दिख जाए, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर यह लोग उस लोकेशन पर उस लड़के के आने का इंतजार कर रहे थे। जब वह लड़का आया तब किम अकेले ही उसे पकड़ने चला गया, लेकिन वह उसके हाथों से बचकर भाग निकला। सिया भागने में बहुत अच्छी थी, इसलिए वह अकेले ही उसका पीछा करती है और आखिर में जाकर उसे पकड़ लेती है। वो उससे इन गोलियों के बारे में पूछता है जो चोई कुछ दिनों से खा रहा था, तो वह कहता है कि मैं कोई ड्रग डीलर नहीं हूँ, ये तो बस स्ट्रेस कम करने की गोलियां हैं। सिया कहती है कि तूने ही उस ऐप की लिंक चोई को भेजी थी ना, तू जानता था कि वह इच्छा मांगने के बाद मर जाएगा। यह सुनकर वह लड़का डर गया। वह कहता है कि चोई ने भी वह पोस्ट देखी थी जिसमें उस ऐप के बारे में बताया गया था। वह एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें उस स्कूल के बारे में भूतिया कहानी लिखी थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वह इस कहानी के बारे में बताने लगा कि कई सालों पहले हमारे स्कूल में एक सन की शामन की बेटी पढ़ती थी, ये उसी शामन ने किया होगा। यह बात तो पूरे स्कूल को पता है। और उस पोस्ट पर 2 लड़कियों की फोटो छपी थी जिनका नाम शीवोन और हेदियोंग था। इसके बाद हाजून चोई के लैपटॉप की कैश मेमोरी खंगालने लगा, जिसमें से उसे एक फोटो मिली। वह लड़का कंफर्म करता है कि लेफ्ट वाली शीवोन है और राइट वाली सामन की बेटी हेदियोंग है। तब वह लोग शामन के घर की लोकेशन पूछते हैं। वह लड़का बताता है कि मुझे वह एरिया पता है, लेकिन उनका घर नहीं पता। इसके बाद वे उस घर को ढूंढने के लिए निकलते हैं। सिया भी सोचती है कि उसने सपने में 2 लड़कियों को देखा था, तो हो सकता है उनका कनेक्शन इनसे हो। उस लोकेशन पर पहुंचकर किम दोनों से कहता है कि तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढना है जिसके ऊपर इस तरह का झंडा लगा हो, और उस घर में सीधे घुस मत जाना, पहले मुझे बुलाना। इसके बाद वह लोग घर ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन पूरी मेहनत के बाद भी वह ऐसे घर को नहीं ढूंढ पाते। धीरे धीरे रात हो जाती है और वह लोग बहुत थक जाते हैं, इसीलिए वो पास की एक दुकान में जाते हैं, जहां की मालकिन किम की शक्ल देखकर सोचती है कि किराया वसूलने वाला गुंडा आ गया क्या। तब किम उनसे पूछता है कि हमने सुना है इस इलाके में एक महान सामान रहती थी अपनी बेटी के साथ, आप मुझे बता सकती हैं उसका घर कहाँ पर है। तब इन दादी ने पूछा कि क्या तुम उसकी बेटी के दोस्त हो। तब ये लोग उसकी फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या यही उसकी बेटी है। तब उन्होंने बताया कि यह लेफ्ट वाली लड़की उसकी बेटी है, ना कि राइट वाली। तब इनको समझ आया कि वह हेदियों नहीं बल्कि शीवोन उसकी बेटी है। खैर, इसके बाद वह लोग दुकान से नमक खरीदकर उस घर के पास गए जहां गेट पर बाहर से ताला लगा था। इसीलिए किम ने वह गेट तोड़ दिया और अंदर जाकर चेक करता है कि यहाँ कोई काली शक्ति तो नहीं है। इसके बाद ही वह बच्चों को अंदर बुलाता है। वह घर कई सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था, इसीलिए उसकी हालत बहुत खराब थी। वो जैसे ही उसके घर के अंदर जाने की कोशिश करता है, किम के उस डिवाइस से आवाज आने लगती है जो भूतों के पास होने का एहसास करवाता है। इसीलिए उसने सिया और हाजून को साथ खड़ा करके उनके चारों तरफ नमक से घेरा बना दिया ताकि कोई शक्ति उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। वो उनसे कहता है कि अगर मैं 10 मिनट में बाहर न आऊं तो तुम लोग गाड़ी की तरफ भाग जाना और सुबह होने तक बाहर मत निकलना। इसके बाद वह अंदर जाकर छानबीन करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे उसकी मदद हो सके। तभी उसे एक दीवार मिली जो बाकी दीवारों से अलग थी। उसे पता चला कि उस दीवार के पीछे एक गेट है जिसे छुपाया गया है। किम वो गेट खोलकर अंदर गया तो उसे वहां पर अजीब अजीब सामान मिले। वहां कई सारी मूर्तियां थीं और देखकर लग रहा था कि यहाँ पर जादू टोना किया जाता था। वहीं बीच में एक कोट रखा था जिसमें कुछ बाल थे और उसमें किसी तरह का जादू किया गया था। वहां का माहौल बहुत ही डरावना लग रहा था। इधर बाहर सिया को अचानक वो स्कूल वाली लड़की की आत्मा दिखने लगी। उसे देखकर ऐसा लगा कि मानो वह सिया को बुला रही हो, इसलिए सिया उसके पीछे पीछे गई, लेकिन हाजून उसे नहीं देख पा रहा था। वह आत्मा एक कोने में जाकर जमीन की तरफ इशारा करने लगी, मानो कि वह सिया को कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। सिया ने जब उस जमीन में देखा तो वहां उनके स्कूल की एक ड्रेस थी और एक फोटो जिसमें वही दोनों लड़कियां थीं। वह तुरंत किम को बताती है कि वो सपने वाली लड़की मुझे इस फोटो तक लेकर गई। इसके बाद सारी डिटेल्स उन्होंने सोही को बताई। सोही उस घर की हालत देखकर नहीं समझ पा रही थी कि वह सामन किसी को बचा रही थी या श्राप दे रही थी। तभी हाजून को एक आइडिया आता है। वह खोनू के इच्छा मांगने वाली वीडियो का मेटा डेटा चेक करके पता लगाता है कि वह सारी इच्छा मांगने वाली वीडियो एक ही सर्वर में जाती है, लेकिन उन वीडियो को ऑथराइज्ड यूजर आईडी से ही एक्सेस कर सकते हैं। सेया जब उस सर्वर का इंटरफेस देखती है तो उसे याद आता है कि ऐसा इंटरफेस तो उसके स्कूल में कोच के कंप्यूटर पर भी था, इसलिए वो उसी रात अपने स्कूल जाते हैं। वहां हाजून सेया से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है इस फोटो में से कौन सी लड़की तुमने देखी थी। वो बताती है कि मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रही थी, तभी तो हमें यह फोटो मिली है। खैर, इसके बाद सेया और हाजून स्कूल के अंदर जाते हैं और किम उनका बाहर इंतजार करता है, क्योंकि वह दोनों पकड़े भी गए तो उनके पास बहाना होगा।
इसके बाद वह दोनों कोच के रूम में जाकर स्कूल के सर्वर को एक्सेस करते हैं, जहां उन सभी इच्छा मांगने वाली वीडियो में एक ऐसा वीडियो मिलता है जिससे उनके होश उड़ जाते हैं। उसमें नारी इच्छा मांग रही थी कि वह बेवकूफ चोई मर जाए। तब सेया के मन में एक सवाल आता है कि अगर उसने इच्छा मांगी थी तो वह अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि उसे इच्छा मांगे हुए 24 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है। दोस्तों, ये सवाल सच में सोचने वाला है। और क्या ये लोग इस श्राप से मुक्त हो पाएंगे या फिर इससे अपनी जान गंवा देंगे? इन सब का पता आपको इस वीडियो के सेकंड पार्ट में चलेगा, जो आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगा।